You are a doctor by profession? Yes, sir. Sir, I am community health person. अच्छा, not an MBBS doctor. Yes, sir. Okay. तो what degree have you obtained? आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है? Sir, I am undergraduate in community health medicine, sir. तो आपने कौन सा सब्जेक्ट लेकर पीसीएस क्वालिफाई किया है? सर, मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो चिकित्सा विज्ञान था, सर। अच्छा, गुड इनफ। और आपने कहीं कोचिंग में पढ़ाई तैयारी वारी सारे सब्जेक्टों की होगी, तो करंट अफेयर्स पर आपसे बात करें कुछ? हाँ जी सर। तो कोविड महामारी बहुत फैल गई है, आप हेल्थ वर्कर हैं, नहीं? और हम लोग आजकल हेल्थ वर्करों का सम्मान कर रहे हैं, कोरोना योद्धा कह रहे हैं आपको। ये कोरोना योद्धा शब्द जो है, ये क्यों विकसित हुआ? ये शब्द अचानक क्यों मार्केट में आया, बाजार में इसको क्यों प्रचलित किया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कोरोना योद्धा 2 कारणों से मुख्यतः लेकर आए। तो पहला कारण ये था कि जो ये पेंडेमिक इतना ज्यादा वाइडली प्रिवेलेंट है कि इसका इन्फेक्शन काफी हाई है, तो इसमें जो हेल्थ वर्कर है उनमें उनका रोल बहुत ही क्रिटिकल है। और सेकेंडली जो हेल्थ वर्कर है उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके अलावा जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो लोग हेल्प कर रहे हैं, तो और जो पुलिस वर्कर हैं हमारे, तो सर इन सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए ये शब्द बेसिकली यूज किया गया। अच्छा, आपको मालूम है कि कई कोरोना वर्कर्स की मौत हो गई इसी दौरान, उसमें से डॉक्टर्स की संख्या बहुत थी। इसका कोई अंदाज है आपको पूरे दुनिया में या भारत में? सर, अभी हाल ही में विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन डॉक्टर्स के द्वारा मिलकर, तो जिसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 170 जो डॉक्टर्स हैं उनकी इन कोरोना में डेथ हुई है। मैं थोड़े दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रहा था दिल्ली के संदर्भ में, वहां कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स इसलिए स्ट्राइक हो रहा कि उन्होंने बाद में नहीं की, पर जाने वाले थे कि उनको तनख्वाहें भी नहीं मिल रही थी। तो ऐसी हालत में जो डॉक्टर काम कर रहा है उसको तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही है? या भारत सरकार में जो प्राइवेट वर्कर्स हैं, निजीकरण जो हो गया है, उसमें जो तनख्वाहों की समस्या है, वेतन भत्ते की समस्या है, क्या आप मानती है कि सरकार इस क्षेत्र में असफल रही है? सर, मैं सरकार को असफल नहीं मानती। हाँ, जरूर कोरोना की वजह से जो हमारी इकोनॉमी हुई है वो स्लो डाउन हुई है, हमारा ग्रोथ रेट काफी कम हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुआ है, और सर जो ह्यूज रिसोर्सेज है वो हेल्थ सेक्टर में डाइवर्ट हो गए हैं, और बाकी फिर बहुत सारे जैसे पीपीई किट हो गया या फिर टेस्टिंग किट जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ा, तो इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी ओवरऑल है वो काफी इम्पैक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली सरकार के पास थोड़ा सा डेफिसिट बैठ गया और रिसोर्सेज काफी कम पड़ गए। हालांकि सरकार ने एक नया संगठन, एक नया ट्रस्ट बनाया और लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करा, बहुत से लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द फिलैंथ्रोपी और सीएसआर। तो डेफिनेटली सर ये अच्छा बनेगा, बट सर हेल्थ वर्कर की जो सैलरी है उसके लिए गवर्नमेंट को देना चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें मुहैया करना चाहिए। शायद आपने प्रश्न को पूरा नहीं सुना, फिर से सुनिए। ज्यादातर निजी अस्पताल में ये समस्याएं थी, सरकारी अस्पतालों में नहीं थी, ठीक है ना? ज्यादातर डॉक्टर्स निजी अस्पतालों के हड़ताल पर जा रहे थे। दूसरी तरफ भारत सरकार रेल को, बीएसएनएल को, सब चीजों को प्राइवेट क्षेत्र में डालने की कोशिश कर रही है। तो अगर प्राइवेट क्षेत्र अपने डॉक्टर जैसे महान योद्धा लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, तो ये निजीकरण की जो नीति है सरकार की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो प्राइवेटाइजेशन है वो डेफिनेटली सरकार को
अन्य क्षेत्रों में हेल्प कर रहा है, जैसे रेलवे का आपने उदाहरण दिया, क्योंकि रेलवे में मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बट अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे दबाव काफी ज्यादा रहता है, और सर उनकी जो कॉस्ट आउटपुट है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। तो डेफिनेटली सर इस वजह से वो सैलरी नहीं पे कर पाएंगे। क्या आप ये कह रही हैं कि हेल्थ में सरकार को निजीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन रेलवे का निजीकरण ठीक है? सर हेल्थ में भी करना चाहिए, बट एक वाइड स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हमारे जो इंडिया है मोर देन 60% पॉपुलेशन उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 70% होता है सर। और बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हैं, तो सर इसमें सरकार को कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि एक्सेसिबल मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सके। आपने एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात की। एक कानून बना है लैंडलेस एग्रीकल्चरल्स के बारे में बता सकेंगी? भूमिहीन किसानों के संदर्भ में कोई कानून बना है, कुछ उसके बारे में बता सकेंगी? कोई बात। कुछ छोटे मार्जिनल किसानों के लिए सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है ताकि उनको कुछ पैसे मिलते रहें। उस योजना के बारे में कुछ बतलाइए। सर पीएम निधि सर, जिसमें जो किसान है उनको एक साल के अंदर 6,000 रुपए हर 3 महीने के इंस्टॉलमेंट में 2,000 कटेगा सर, जिससे उन्हें जो भी खेती की लागत उस पे इन्वेस्टमेंट ठीक तरह से कर पाए और एक इनकम सपोर्ट स्कीम करते। चलिए, पीएम किसान योजना से हम भारत सरकार के दूसरे क्षेत्र की ओर चलते हैं। आज के या कल के अखबार में निकला था कि नेपाल ने भारत की काफी जमीन को दबा रखा है और भारत सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है, ना लड़ाई करने का आदेश दे रही है। तो भारत अपनी संप्रभुता पर कैसे हमला देख सकता है, जबकि चीन एक तरफ से हमारे देश की कुछ जमीन ले ही चुका है, नेपाल भी हमारे खिलाफ एक जमीन कब्जा कर चुका है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है। आप क्या सलाह देना चाहेंगी भारत सरकार को कि इसमें क्या करना चाहिए भारत को? सर अगर नेपाल ने फर्स्टली आई एम नॉट श्योर कि नेपाल ने हमारी कितनी जमीन को कब्जा कर रखा है, बट अभी हाल ही में हमारा नेपाल के साथ ये को लेकर काला पानी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने नेपाल को प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं करा, क्योंकि उसके पीछे सर कई कारण हैं। पहला ये कि जो नेपाल है वो चाइना के दबाव में सारे एंटी स्टेटमेंट दिया था, तो जैसे नेपाल की हमने कहा कि जो इंडियन कोरोना है इज मोर डेडली देन चाइनीज कोरोना, एंड इट आल्सो सेड कि जो गोरखा नेपाली में आर्मी को सर्व नहीं करेंगे इंडियन आर्मी, तो उन्होंने कई तरह के विवादित स्टेटमेंट दिए, जैसे कि राम अयोध्या में नेपाल पैदा हो गए। तो सर ये सारे जो इंडिया इस्लाम का था, ये कहीं ना कहीं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव काफी लग रहा था, और इसमें हमारे जो सेना प्रमुख थे माननीय मुकुंद नरवणे जी, उन्होंने भी ये कहा था सर। तो इस और भारत जो है वो उसका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और बिल्डर हमेशा से एक पोजीशन रहा है कि अपने नेबर्स को सपोर्ट करना है साउथ एशियन रीजन में, ताकि जो पीस और स्टेबिलिटी वो कायम रह सके। और इंडिया, रही बात इंडिया और नेपाल का रिलेशन, तो इंडिया और नेपाल का सर बहुत ही प्राचीन संबंध है, जैसे लोग कहते हैं कि रोटी और बेटी का रिश्ता है हमारे नेपाल का। तो डेफिनेटली सर अगर हमारे रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग और डीप है, तो नेपाल में अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होते हैं तो डेफिनेटली वी विल सी आज फ्यूचर प्लान, बट अभी भारत ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, फाइनली एक्ट बना 2020 में, अध्यादेश 2019 में आया था, लागू किया। क्या बता सकती हैं कि भारत का कौन कौन से एक्ट इससे प्रभावित हुए या उनमें अमेंडमेंट हुआ,
या भारत का सबसे पहला सिटीजनशिप एक्ट कौन सा था? इसके बारे में आप 10 लाइनें बताइए। अमेंडमेंट एक्ट आया है 2020 में सर, इसमें जो प्रोविजन है इसकी वो सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा 1955 का है 1955 सर, उसमें संशोधन किया गया है सर। उसके अलावा जो हमारे पासपोर्ट रूल है 2003 सर, और जो जिसके तहत सर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसमें चेंज किया गया है। और सर इसमें पहला प्रावधान ये है कि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख एंड पारसी सर, इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और सर इसमें जो कट डेट होने रखा है वो 2014 है सर। ये बताइए, 2 सीधे प्रश्न। 1955 का एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ? प्रश्न नंबर 1। और ये भारत जो नया एक्ट है भारत के किस संविधान की किस धारा के अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है? सर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 है वो कई बार अमेंडमेंट हुआ, जैसे कितनी बार? प्रश्न है बिल्कुल साफ, कितनी बार? बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है। और हमारा जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है वो किस संविधान की धारा के विपरीत है? सर अगर हम कितनी बार की बात करें तो आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट नंबर बट आई कैन गेस इफ यू अलाउ मी। और सर ये जो सम क्रिटिक्स कह रहे हैं ये जो भारत का आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है सर उसके खिलाफ है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म को 42 संशोधित अधिनियम के तहत अडॉप्ट करा, तो ये उसके अनुच्छेद को बताते हैं। अंतिम प्रश्न, ये बेसिक मिनिमम स्कीम नाम का अवधारणा क्या है और क्या ये किसी देश में लागू है? तो जो बेसिक मिनिमम स्कीम है सर, इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनकम टू एवरी पर्सन डिसरिगार्ड ऑफ हिज इनकम, ताकि आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का अच्छा अवसर मिलता है सर। इस योजना को जो यूरोपियन विकसित कंट्री है उनसे लागू किया गया है, जैसे नहीं पड़ा था बट उतना सक्सेस नहीं मिला था सकते। ओवर टू उदय भान जी। मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म में अंतर क्या? तो जो मेडिकल टूरिज्म है सर, बेसिकली जो भी कंट्री है वो इंडिया में मेडिकल के नाम पे वीजा ले रही है सर। जैसे उन्हें कोई हेल्थ इशू है या कोई सर्जरी करानी है तो वो मेडिकल पर्पज से ही आते हैं और वो उस मेडिकल वीजा ही अपना इलाज कराते हैं और वो अपने घर जाते हैं। आप योगा को किस में लेते हैं? योगा मेडिकल टूरिज्म का पार्ट है या हेल्थ टूरिज्म का पार्ट? सर ये हेल्थ टूरिज्म का पार्ट है, क्योंकि सर हेल्थ एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है सर जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2016 में घोषित की गई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसके बारे में कुछ आप बताइए। सर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 में जिसे लाया गया था सर, ये कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच था जिसमें भी हेल्थ स्कीम में सर उन्हें अच्छे से एफोर्डेबल बनाने की दिशा में और सबको एक्सेसिबल बनाने की दिशा में लेकर कुछ प्रावधान किए गए। सर पहला प्रावधान ये था कि जो भारत सरकार है वो कम से कम 4% अपना GDP का हिस्सा हेल्थ सेक्टर पे खर्च करे। सर दूसरा ये था कि जो मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट है सर उसमें भी फोकस किया गया था। सर तीसरा ये था कि जो भी स्टाफ हैं जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है और सर होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है सर, इन सब के लिए एक ब्रिज कोर्स आएगा जिसके थ्रू जो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है सर उसकी
घर हो पाएगी, तो जिससे जो हेल्थ का एक वाइड कवरेज हो वो मिल सके। सर नेक्स्ट देखा कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और सब सेंटर्स है सर, उनको बहुत ही स्ट्रेंथन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश को एड्रेस करते हुए स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहा है। कुछ याद आ रहा है प्रधानमंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कहा है? हाँ जी सर, सर प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सबके लिए नेशनल हेल्थ आईडी होगी, सर नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी, सर जिसमें हेल्थ से रिलेटेड उस इंडिविजुअल या पेशेंट की जो भी डिटेल्स होंगी, लाइक कि किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था, कितनी बार, उसके ओपीडी, हाउ मच टाइम की विजिट है, क्या डिजीज है, डायग्नोसिस क्या है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, सारे प्लान को सर डिजिटलाइज किया जाएगा। क्या आपको लगता नहीं कि इससे भारत सरकार का हेल्थ बजट, स्वास्थ्य बजट में वृद्धि होगी और राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ेगा, फिजिकल डिफिसिट बढ़ जाएगा? सर जो हमारा डिजिटल इंडिया स्कीम है, अगर उसके साथ हम इस पे काम करेंगे तो सर ज्यादा जब कोई फिजिकल डेफिसिट पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, बट सर एक बार अगर इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट सरकार देगी तो सर जो हेल्थ डेटा ना रहने की वजह से जो समस्या आती है सर, वो डेटा कॉस्ट मिनिमाइज कर देगा सर। और सर इससे आपने अपना जो केवल डिप्टी कलेक्टर फिलअप किया फॉर्म, उसके अलावा अन्य पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं किया, ऐसा क्यों? सर डिप्टी कलेक्टर के अलावा मैंने और भी पोस्ट अप्लाई किया है सर। अच्छा, सेकेंड प्रायोरिटी आपने किसे दिया? सर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर को आपने दिया। तो आप बताएं, किसी आप सब डिवीजन में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में आप पोस्ट हैं, आपको यह सूचना मिलती है कि उस क्षेत्र में भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या काफी गंभीर है, तो उस समस्या के त्वरित समाधान, क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कदम उठाएं? सर सबसे पहला एज ए डीएम हमारा ये कर्तव्य होगा कि उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने लोग ग्रस्त हैं, उसका प्रॉपर असेसमेंट करके एक डेटा करेंगे। सर न्यूट्रिशन का मेनू डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिशन एरिया में यूज हो रहा है और उसके डाइवर्सिफिकेशन यूज करेंगे। और सर ज्यादा से ज्यादा जो लोकल सीरियल्स है उसमें फोकस करेंगे। और अगर सर फूड प्रोसेसिंग के थ्रू अगर उसमें हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं तो सर उस पर हम फोकस करेंगे। और सर अगर हमारा जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लाइक पोषण अभियान है, एनीमिया मुक्त भारत है, सर इसे जो भी स्कीम्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करेंगे। विगत कुछ महीनों से प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत पर बहुत बल दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टिमुलस पैकेज और बेल आउट पैकेज भी दिए जा रहे हैं, तो यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? सर आत्मनिर्भर भारत का मतलब है सेल्फ रिलायंस इन एवरी सेक्टर, लाइक अगर चाहे वो हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सर्विस का सेक्टर हो, ताकि जो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है दूसरे अन्य देशों के साथ, लाइक जैसे चाइना के साथ 70% एपीआई इम्पोर्ट करते हैं सर, तो वो हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए। और फिर दूसरा कि जो हमारा कंजम्पशन रेट ग्रोथ है उस पर फोकस किया जाए। और तीसरा सर, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा सर, जिससे हमारे यूथ को। आप आत्मनिर्भर भारत में एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस किया गया है या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया? सर सब्स्टिट्यूशन पे फोकस नहीं किया गया है, ना ही इंपोर्ट को ना एक्सपोर्ट प्रमोशन पे डेफिनेटली फोकस किया गया है, बट इंडिया सब्स्टिट्यूट नहीं करता है। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का ये मतलब है कि हम प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड बैरियर ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, बट डेफिनेटली जिस तरह से जो
ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहे हैं उस दिशा में अगर हम देखते हैं तो सेल्फ रिलायंट एक अच्छा कदम होगा भारत के लिए। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है जिसे एक हिस्टोरिकल समझौता के रूप में देखा जा रहा है। तो इस समझौते का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत को इससे लाभ होगा या भारत को इससे लॉसेस होगा? सर, जो इजराइल और यूएई के बीच में साइन हुआ है जिसे हम अब्राहम एक्कॉर्ड के नाम से अभी देखते हैं, तो इसमें जो ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि इसमें इजराइल और यूएई के अलावा यूएस का भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस पैक्ट को साइन करने में। और भारत और यूएस के अभी जो रिलेशनशिप है सर वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और सर दूसरी चीज ये कि जो गल्फ कंट्रीज है जैसे यूएई है, तो यूएई थर्ड इंडिया का बना है पूरे इस्लामिक रीजन में, जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की बात करी है। पहला इजिप्ट और सेकंड आई वाज नॉट अवेयर। चलिए कोई बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि हम नई साइबर सुरक्षा नीति बनाने पर काम कर रहे हैं। तो अब तक देश में साइबर सुरक्षा को लेकर के किस अधिनियम हम प्रयोग कर रहे हैं? किस अधिनियम के माध्यम से हम साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहे हैं? सर कैन आई गेस? मेरा प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नई साइबर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, नया साइबर एक्ट लाने जा रहे हैं। तो अब तक हम साइबर क्राइम को, साइबर वार को किस एक्ट के माध्यम से या किस पॉलिसी के माध्यम से हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 1966 में आया था और 2000 में भी आया था सर, तो उनको अमेंडमेंट किया गया था, तो उसी के अंतर्गत रेगुलेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में योजनाएं लगातार चला रही है। कुछ ऐसी योजनाओं का नाम बताइए जिसे आप गेम चेंजर के रूप में देख रही हैं, जिसका प्रभाव सोशली पड़ा, पॉलिटिकली भी पड़ा, इकोनॉमिकली भी पड़ा, कुल मिलाकर के उसे हम एक गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। ऐसी 3 योजनाओं का नाम कम से कम बताइए। सर इसमें जो पहली योजना है वो स्वच्छ भारत मिशन है। कौन सी योजना? सर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। सर दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसका आयुष्मान भारत भी है। तीसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए अब हम अपने अगले एक्सपर्ट मुकेश सर के पास आपको भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रगति, मुकेश सर आपसे। थैंक यू सर। प्रगति जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, आप गुड आफ्टरनून। आपकी हॉबी में लिखा है कि प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इंडिया चाइना का बीच में जो इशू चल रहा है उसका, तो उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालो कि डिस्प्यूट खत्म हो जाए। सर जो इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है सर वो चाइना हमारे सर नेबरहुड है और वी कांट चेंज आवर नेबरहुड, तो सर उसमें इनोवेटिव सॉल्यूशन सर यही है कि हम चाइना के साथ जो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट है कि वी कांट डू, हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ और सॉवरेनिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। सर इंडिया को इस कायम होना चाहिए और इंडिया को अपनी जो डिफेंस है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो सर इसमें मुझे यही सही रास्ता लगता है सर। वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हो? सर वुमेन एम्पावरमेंट मींस कि वुमेन इज फ्री टू एक्सरसाइज देयर चॉइसेस, whatever she wants to do she can able to do, either socially or economically she should be able to do whatever she wants to do। ओके, ये उत्तर प्रदेश में जो है हम लॉ एंड ऑर्डर की बहुत समस्या देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है मेन? सर
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर जो पहली सबसे बड़ी समस्या सर वो है कि लेस नंबर ऑफ द पुलिस पर्सनल सर पुलिस एंड सेकंड है कि जो पुलिस पर्सनल है वो सर ओवरबर्डन है। तो थर्ड है कि क्राइम रेट बहुत ही हाई था बट अभी बहुत ही कंट्रोल में हुआ है सर। सर नेक्स्ट है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही हाई है और इसकी वजह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सर रहा है 2006 तक सर। तो ये सारी वजह है। जो इतना बड़ा बिकरू कांड हुआ तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कानपुर वाली घटना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सर अगर हम एनकाउंटर केस को देखें तो सर जो विकास दुबे ऑलरेडी मोर देन 60 cases of criminal charges but nobody has touched him because of the nexus unholy nexus between politics police and criminal। तो सर अगर बट सर इस केस में अगर हम एनकाउंटर की बात करें तो सर ये फेक था या नहीं सकते मेरा कोई कमेंट नहीं होगा क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं। ओके आपने बीच में एक शब्द यूज करता था प्रोटेक्शनिज्म। ये प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? सर प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि कोई कंट्री ट्रेड को ट्रेड डेफिसिट अगर हो रहा है या डंपिंग हो रहा है तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बैरियर्स कट करती है जिससे जो डंपिंग हो रहा है उस टाइम पब्लिक का लाइक जो चाइना का चीजें इंपोर्ट होती है हमारे कंट्री में तो हमारा तो हम अपनी ओन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके सर। ओके ये जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा भारत में बाढ़ की समस्या आ रही है, ये हर साल यही समस्या रहती है, इसका कुछ सॉलिड सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाती भारत सरकार? सर अगर मैं मुख्य कारण की बात करूँ तो सर है कि जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है सर या फिर जो गवर्नमेंट है सर वो अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि सर जैसे अगर बात करें तो 2003 में वहाँ पे बाढ़ आया तो एक कमेटी बैठाई गई उन्होंने रिपोर्ट किया था बट ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट सर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है। बट अगर हम इस बाकी समस्याओं को देखें तो कई सारे ऐसे इनोवेटिव हैं जिन्हें हम ले सकते हैं जैसे कि भारत अभी पॉल्यूशन डिजास्टर पे काम कर रहा है और लीडरशिप रोल भी कर रहे हैं हमारे। तो अगर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टम का यूज करते हैं और एफॉरेस्टेशन करते हैं और सर एक बहुत यूज हो रहा है फ्लैट को जो सॉइल है उनकी इरोजन को कम करेंगे जैसे हम जियो टेक्सटाइल का यूज कर सकते हैं क्योंकि जो जियो टेक्सटाइल नदियों के किनारे अगर रिवर के किनारे अगर हम लगा दें तो वो बहुत सारे जो सॉइल है उसकी इरोजन कम करती है। जैसा सर इसका एग्जांपल केरला में अभी केरला गवर्नमेंट ने जियो टेक्सटाइल का यूज करा था और ये सब नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है इस तरह की अभी हाल ही में नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसके बारे में 2-4 पॉइंट आप बताइए मुझे। सर मेरा पहला उसके बारे में ये होगा कि दिस पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी इज लाइट बट टाइट मींस कि सर बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो कि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है अराउंड द रेगुलेशन और जो रेगुलेटेड पॉलिसी को कम करता है। सर दूसरा मैं इसके बारे में बोलूंगी स्ट्रेट वेटिंग सर लाइक बहुत सारे कोर्सेज में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी और आप इनको नहीं कर सकते। सर तीसरा सबसे बड़ी बात जो एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कि जो एजुकेशन है डिजिटल एजुकेशन है उससे हम बढ़ावा आपको ये लगता है सारी चीजें धरातल पे हो जाएंगी?
ये तो वही हो गया कि जैसे कि हम कहे पुरानी चीजों को नई बोतल में आपने पेश कर दिया, तो लगता है धरातल पे चलेंगी ये सारी चीजें। सर बिल्कुल सर, जैसा कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और न्यू इंडिया 2020 विजन पे काम कर रहे हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली, और इंडिया के पास पोटेंशियल भी है सर, और कई सारी चीजों में ऐसा देखा गया है कि इफ वी टुगेदर कैन एक्ट वी कैन अचीव। तो इंडिया का इतिहास रहा है कि वो जो अगर चाहे तो उठान लिया कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर हम अच्छे से काम करें और सारा सिस्टम कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव एग्रीमेंट पे काम करेगा तो डेफिनेटली ये रास्ता से दिखेगा। ओके, थैंक यू सर, फीडबैक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक है वो पूरी इंग्लिश मीडियम से रही है? सर नहीं, मेरा इंग्लिश बोर्ड से चल रहा है, लेकिन सर जो हमारा मीडियम था वो मेरा था। लेकिन भाषा में आप कई बार अंग्रेजी के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करती हैं, ये दिख रहा है आपको खुद? सर क्योंकि जो हमारी मेडिकल साइंस की पढ़ाई है वो सारा इंग्लिश में होता है, तो सर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखता है। सर आज कि मैं पूरा राष्ट्रीय भाषा में बात करूंगी। कब है आपका इंटरव्यू? सर 21 इससे पहले आप एक बार भी पीसीएस का इंटरव्यू दे पाई हैं, दिया है आपने, या पहली दफा है ये? सर पहला इंटरव्यू। इससे पहले आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू दिया है? हाँ जी सर, दिया है। किसका दिया है? सर एसएसबी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी सर, 2 बार। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यस सर। देखिए, आप यहाँ तक पहुंच गई और वाकई बहुत परेशानियों में आप इंटरव्यू दे रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज भी कट के आ रही है, शायद मोबाइल का कनेक्शन की वजह से आप छत पर बैठी हैं, स्वेटिंग ए लॉट, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं इस समय, तो ये सब चीजें तो वहां नहीं होंगी, दैट इज ट्रू। और आप यहाँ तक पहुंची हैं तो अपनी मेहनत के बल पर पहुंची हैं, ये भी बिल्कुल सफलता की निशानी है, ये भी सत्य है। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको 2-3 चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। एक, बहुत लंबे उत्तर। जैसे प्रश्न मैंने जो पहला पूछा था कोरोना योद्धा पर, कौन कोरोना योद्धा हैं, क्यों उनकी परिभाषा क्या दी जाती है, आप सब कुछ बताती रही, लेकिन जो मेन चीज नहीं बताई आपने, कोरोना योद्धा वास्तव में वो हैं जिनको मजबूरी में व्यवस्था के कारण कोरोना मरीजों का एक्सपोजर ज्यादा है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पुलिस, उनका रिस्क क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू कोरोना पेशेंट्स। हम तो अपने घर में बैठ सकते हैं, वो तो नहीं बैठ सकते। तो जहां आपको छोटी सी बात कह के खत्म कर सकती थी कि कोरोना योद्धा मतलब वे लोग जो कोरोना के लिए एक्सपोजर के लिए विवश हैं, विच आर फोर्स टू, है ना, ऑब्लिगेटरी है उनके लिए, उनको हम कोरोना योद्धा कहते हैं। आपने उसमें पता नहीं कितनी देर बोला, लेकिन मतलब की बात नहीं बोली। क्यों नहीं बोली ये सोचिए जरा सा। सोचने की बात ये है कि बड़ी सिंपल, कि आपको ये एक कहीं से हैबिट में ये लगने लगा है 2-3 चीजें कि शायद मैं ज्यादा बोलूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जहां तक नॉलेज की बात है वो टेस्ट हो चुकी, उसमें आप बिल्कुल सफलता पूर्वक आई हैं, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है ना। अब क्या देखना है? पेशेंस, प्रिसाइजनेस एंड स्पेसिफिकनेस, 3 चीजें ध्यान में रखिए। हमको जो बात करनी है प्रिसाइज माने 30 सेकंड नहीं तो 60 सेकंड, इससे ज्यादा क्यों बोलने की जरूरत है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप क्या क्या बोलने लग गई, आपको चीजें मालूम है, लेकिन जब हम आपसे कोई बात कह रहे हैं उसका उत्तर बड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा स्पेसिफिक भी हो सकता है, उसी में सेकंड क्वेश्चन निकले तो दोबारा आंसर दे सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जब आप इधर उधर घूमती हैं तो उसको एक मौका मिल जाता है आपसे दूसरे तरह के प्रश्न पूछने का, जिसमें आप दिक्कत में पड़ सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको, जैसे मैंने जहां से शुरू किया था, अगर आप मुझे मेडिकल में ही रोक लेती और ज्यादातर क्वेश्चन में कोविड पर ही पूछता रहता तो उसमें आपका ज्ञान ज्यादा था, यू कुड हैव डन बेटर। बट द मोमेंट आप इधर उधर चली गई तो फिर हम लोग भी किसी और तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है,
दूसरी बात, पहले सुन लीजिए, हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। अभी नहीं होगा तो इनसे नंबर ले लीजिएगा, मैं घर से भी आपसे टेलीफोन से बात कर लूंगा, नो प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज विद यू। आप यहाँ आई हैं तो हमारा काम है कि आप आगे पहुंचे। दूसरी और उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब भी आप कोई बात करें, जो भी बात करें, जिस भी प्रश्न के संदर्भ में करें, उसमें अगर आपका ज्ञान नहीं है तो गेस करना या और कोई बात करना बहुत आपको लाभ नहीं देता। एक आध बार की बात अलग है, आप बिल्कुल गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे देती है। मिस इन्फॉर्मेशन तो दिक्कत कर देगी, मिस इन्फॉर्म तो कर ही नहीं सकते आप किसी को। क्यों? क्योंकि इसकी क्या संभावना नहीं है कि जो वहां लोग बैठे हैं 60-60 साल की उम्र वाले वो ज्यादा न जानते हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा जानते हो, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, एकेडमिक भी ज्यादा होगा। तो हम मिस इन्फॉर्म नहीं कर सकते। हम क्या कह सकते हैं, सर इस समय मुझे याद नहीं है, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, आपकी टेस्ट तो हो ही चुकी नॉलेज की, ठीक है कि नहीं? अब पूछिए। और तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा था बार बार, आप बहुत ज्यादा, किसी ने आपको ये बता दिया है कि सरकार की तारीफ करने से सिलेक्शन होता है। ये पता नहीं क्यों किसने आपको बताया, मुझे नहीं मालूम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो काम किए बहुत अच्छे किए, डेफिनेटली हो जाएगा। उन्होंने पूछा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम धरातल पर ला सकेंगे कि नहीं, डेफिनेटली हम ला सकेंगे। ये स्टेटमेंट कौन देगा, सोचने की कोशिश कीजिए। 1960 से यही पॉलिसियां बन रही हैं। 6% ऑफ जीडीपी की बात हम 1960 से कर रहे हैं, हम कोठारी आयोग से बात कर रहे हैं, अभी बड़ी मुश्किल से 2.7 पर पहुंचे हैं। अगर एजुकेशन की हालत आप यूपी में जाके देख लें तो शायद ऐसे स्कूल नहीं होंगे जिनमें लेडीज के लिए बाथरूम हो, जिसमें ब्लैक बोर्ड्स हों, ऐसी हालत है। हमको एक बड़ा चेंज करना है, बहुत बड़ा चेंज करना है। तो हमें तारीफ नहीं करनी, हमें क्या कहना है, प्रयास करना। प्रयास न करने से बेहतर होता है, प्रयास करके असफल हो जाना प्रयास न करने से बेहतर होता है। हम प्रयास करेंगे, हो सकता है हम धरातल पर पूरा ना उतार पाए, लेकिन काफी हद तक प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो हमको बहुत ज्यादा तारीफ या विरोध दोनों नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल इन ऑल आवर इवैल्यूएशंस। मैंने 3 बातें आपको बताई हैं, इसको रिवाइंड करके देखिएगा, और जो कुछ पूछना हो पूछ सकती है, लेकिन पहले 2 लोग और फीडबैक दे दें, उसके बाद पूछिएगा। नोट कर लीजिए दिमाग में। प्रगति में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन कुछ पॉइंट आउट करना चाहूंगा, उस पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इधर के जो करंट इश्यूज की घटनाएं घटी है पिछले 2 महीने में, इस पर आपको तैयार, चाहे भारत चीन संबंधों की बात हो, भारत नेपाल संबंधों की बात हो, बजट पर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए, भारत सरकार की बजट, यूपी की बजट और यूपी सरकार द्वारा चलाई गई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में। दूसरा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको भी आप देख लीजिए, एक महिला होने के कारण वहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में भी, जैसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक सामाजिक योजनाएं क्या, समस्या क्या, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में लगातार गिरावट आ रही है, इसको लेकर के जो है बेल आउट पैकेज, स्टिमुलस पैकेज की हमने चर्चा किया, लेकिन आपने उधर घुमा दिया उत्तर हमको दूसरे तरफ। तो इससे बचिए, आप स्पष्ट उत्तर दीजिए क्या है, नहीं आता है सारी बोल दीजिए। जो इस तरह के जो कुछ पॉइंट है उस पर आप तैयार कर लीजिए, और शेष आपको सर ने बताया। अब आगे मुकेश सर आपको। हाँ, मनमोहन सर ने जो भी बताया मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। सबसे परफेक्ट जो व्यू दिया मेरे को, सबसे अच्छा। और सबसे बड़ी बात ना, देखो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पिछले साल की एक एमबीबीएस थे डॉक्टर साहब, तो जब वो इंटरव्यू में गए, ठीक है ना, तो प्रभात सर का बोर्ड पड़ा था, तो डॉक्टर साहब को लग रहा था कि मैं एमबीबीएस का हूँ, तो मेरे से जो है, बट ऑब्वियसली वो ज्यादातर एमबीबीएस के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जो भी उन्होंने मॉक तैयारी करी थी वहां पे भी सब लोगों ने उनसे यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन वहां पे क्या हुआ, प्रभात सर ने उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछे फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। और वो क्या हो गए, मतलब उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस गिर गया कि यार मैं इतने बेसिक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं और मैं तो तैयारी करके आया हूँ पूरे एमबीबीएस लेवल की, ठीक है ना। तो उनके मार्क्स भी अच्छे भी नहीं आए, उनका फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कहीं आप मेडिकल लाइन में बहुत जो है एकदम स्मूथ
आंसर दे रहे हो और बढ़ा चढ़ा के भी दे रहे हो, तो अपने साइकोलॉजी में ये मत लेके जाना कि मेरे से अगर मेडिकल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो मेरा इंटरव्यू खराब चल रहा है, ठीक है। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि मेडिकल क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हो सके तो उनको वहीं पे आप जो है उनको फंसा के रखने की कोशिश करना, अच्छे नंबर ले जाओगी। लेकिन अगर बाहर भी निकल गए तो डिप्रेस नहीं हो जाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बाढ़ के क्वेश्चन में बाहर निकल लेते, एजुकेशन पॉलिसी में बाहर निकल लेते, तो फिर आप सोच रहे थे कि मैं उसे कोरोना के बराबर तक का लंबा आंसर दूं, नहीं, ठीक है। जितना आओ उतना दो, नहीं तो सॉरी बोल दो, ठीक है। बाकी जो सर ने बोला, दोनों सर लोगों ने, एकदम उस पे स्ट्रिक्ट रहना है। दूसरी बात ये क्या, आपका जो बोलने का तरीका है, ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। सॉफ्ट स्पोकन हो और इंटरपर्सनल स्किल भी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा आवाज जो है इंटरनेट से खराब हुई, लेकिन पूरा आइडिया मेरे को लग रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो परफेक्ट है। सॉफ्ट स्पोकन हो, बस थोड़ी सी सर की बात करना और जो है जो बताइए याद रखना, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। Unacademy. Let's crack it.